सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ईद उल अज़हा के बाद फौरी तौर पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें अपोजिशन जमातें जो मुल्क को इस वक्त दरपेश चैलेंज है इस हुकूमत के हाथों, इससे निजात के लिए अपना लाएअमल पेश करेंगी। हम तो जो इस हुकूमत में से जान छुड़ाने की कोशिश करेंगे। इमरान खान साहब खुद भी बड़ी तेजी में है, वो भी अपनी हुकूमत से जान छुड़ाना चाहते हैं। हमारी ये कोशिश जरूर है कि जल्द अज जल्द इनको फारिग किया जाए कि जितना अरसा जितने दिन ये हुकूमत में रहेंगे, ये हुकूमत जारी रहेगी, पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी तल्ख होती चली जाए। तो इसी हफ्ते कोशिश होगी जल्द अज जल्द इसकी मीटिंग हो और ये एक मुश्तरका हिकमत अमली तय करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहूँगी। नाजरीन, इस हुकूमत को आए 2 साल हो गए हैं तकरीबन, और गवर्नेंस का हाल आपके सामने है। महंगाई ज़ोरों पर है, कभी आटे की कीमत बढ़ जाती है, कभी चीनी की कीमत बढ़ जाती है, कभी किसी चीज़ का बहरान होता है, कभी किसी चीज़ का बहरान होता है। वज़ीर आज़म नोटिस लेते हैं और वो चीज़ फिर मिलना ही गायब हो जाती है। अब असल जो हुकूमत को दरपेश मसाइल हैं, वो वाकई हुकूमत को दरपेश मसाइल, इन्हीं मसाइल जिनकी बात मैं कर रही हूँ उन्हीं से मुतालिक हैं, या फिर अपोजिशन से वाकई उनको कोई मसला महसूस होता है कि अपोजिशन उनकी जितनी भी गवर्नेंस है, जो महंगाई की सूरत हाल है, जो गवर्नेंस के मामला हैं, उनके खिलाफ अपोजिशन कुछ कर सकती है, कोई ऐसा एहतजाज कर सकती है जिससे हुकूमत चली जाए। क्योंकि आज अपोजिशन बैठी और बैठ के तय किया गया है कि ईद उल अज़हा के बाद एक APC बुलाई जाएगी। कायरा साहब की अभी आपने सुना कि वो ये कह रहे थे कि एक्चुअली इमरान खान साहब खुद चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी हुकूमत चली जाए, मगर ऐसा वो क्यों चाहते हैं? कभी वज़ीर आज़म -1 की बातें करते हैं, कभी पंजाब में -1 की गुफ्तगू होने शुरू हो जाती है, कभी ये बातें होना शुरू हो जाती हैं कि उनके अपने वज़ीरों मुशीरों से उनको ख़तरा है। क्या वाकई वज़ीर आज़म को अपने वज़ीरों मुशीरों अपनी ही पार्टी से ख़तरा, या वाकई अपोजिशन कोई ख़तरा पैदा कर सकती है? आज ये सवाल मैं उठाऊंगी। मेहमान से तारुफ़ करवा देती हूँ। कराची स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं नज़ीर लगारी साहब, बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपका। उस्मान सईद बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया उस्मान साहब आपका भी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सिद्दीकुल फ़ारूक साहब मुझे ज्वाइन करें, बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीक साहब। और गुलाम मुर्तज़ा ब्यूरो इस्लामाबाद में ज्वाइन करें, मुर्तज़ा आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं बात करूँगी उस्मान साहब आपसे। जो सवाल मैं उठा रही हूँ, हुकूमत को ख़तरा किससे है? पहले -1 की बातें हुई, फिर पंजाब में -1 की बातें हुई, जिस यकसा तौर पर मुस्तरद कर दिया है आप लोगों ने कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वज़ीर आला पंजाब को मुकम्मल एतमाद वज़ीर आज़म का हासिल है। अब जो ये APC होने जा रही है, कोई ख़तरा, कोई परेशानी कुछ महसूस कर रही है हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुमैया आपका बहुत शुक्रिया इन्वाइट करने के लिए। देखिए, मुत्तहिदा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदअमनी जो है, ये आज से नहीं, जिस दिन से इलेक्शन हुआ है और ख़ास तौर पर जब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो पूरी शद्दोमत के साथ बदअमनी के सद्देबाब के लिए तमाम तरह इक़दाम उठा रहे हैं, और उसकी वजह से अपोजिशन जमातें जिनकी सियासत जिनका ओढ़ना बिछोना है, सियासत जिससे उनका किचन चलता है, सियासत जिससे उनके जो है प्रॉपर्टीज बनती हैं, पॉलिटिक्स ही है जिससे उनका सामने नजर आ रहे हैं, ये लगे हुए हैं, जो पंजाबी में कहते हैं जिन्हें रंगे न लगे ने, सब के सब वो इस सियासत की मरून मिन्नत है। भत्ता बंद है, कमीशन बंद है। जब अपोजिशन ये सारे जो है नून लीग और पीपल्स पार्टी बिलखसूस जब देखती हैं कि यहाँ डैम बन रहा है 480 अरब रुपए का, यहाँ पे जो चाइना है वो पाकिस्तान की हाउसिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर $100 अरब इन्वेस्ट करने जा रहा है, जब वो इस बड़े मेगा प्रोजेक्ट देखते हैं तो तब इनको ख्याल आता है काश हम हुकूमत में होते, एवन फील्ड में अपार्टमेंट बन जाने थे, नई प्रॉपर्टीज ले लेनी थी, महल की तरह की चीजें इन्वेस्ट कर लेनी थी। लेकिन अब मसला ये है कि सारी अपोजिशन जो है वो बेरोजगार हो चुकी है। आप मुझे बताइए कि अभी आप जब प्रोग्राम में इंट्रो दे रही थी तो मैं आपके बोल्ड टेलीविजन की जो आपकी ब्रेकिंग न्यूज वाला एक सेगमेंट है ट्विटर के ऊपर मैं देख रहा था कि मरकजी मुलजम करप्शन के केस में नामजद कर दिया जनाब अरस्तू साहब को,
जो एहसन इकबाल साहब हैं, जिस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, जिस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी और जो अभी हमारी हुकूमत के डामाडोल होने का तस्करा फरमा रहे हैं बड़े ऊंचे राग में, असल में वो खुद क्योंकि करप्शन के मरकजी मुल्ज़म नामजद हो गए हैं। आप देखिए खुद वो करप्शन के मुल्ज़म हैं, शहबाज शरीफ टीटियां लगाने 56 कंपनियों के मुल्ज़म हैं, बड़े मियाँ साहब हवाखोरी के लिए बाहर चले गए हैं। दूसरी तरफ देखें पीपल्स पार्टी JIT के अंदर इश्तहारियों की, कातलों की, अमाजगा और चलें, ये तो आपका मौक़िफ़ है ना, लेकिन जो अभी आपकी पार्टी में हो रहा है, जो करप्शन की दास्तानें यहाँ पर भी खुल रही हैं, वो भी कुछ 2 साल बाद सामने आएंगी, फिर हम उस पर ही बैठ के बात कर लेंगे उस्मान साहब। लेकिन अभी जो गवर्नेंस के मामलात हैं उनको तो आपको संभालना पड़ेगा। खैर मैं आती हूँ ज़रा सिद्दीक साहब से पूछूँ। सिद्दीक साहब, आज जो ये मीटिंग हुई है जिसमें APC बुलाने पर गौर किया गया है, इसमें नून लीग के सिर्फ 3 लोग थे। ना ही हमें इसमें शाहिद खान अब्बासी साहब नज़र आए, ना ही हमें इसमें राना सनाउल्लाह साहब नज़र आए, ना मरियम औरंगज़ेब नज़र आई। बहुत सारे चेहरे इसमें गायब थे, उसकी वजह क्या कोई ख़ास थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए समिया रुजवान साहिबा, उसूली तौर पर तो शहबाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के दरमियान 3 दफ़ा राब्ता बातचीत हो चुकी है। ये तो एक अलामती मीटिंग थी, अच्छा, जिसमें जाके जो भी बातें करनी थी, लेकिन आपने खुद ही बताया कि ईद के बाद जो फैसला होगा, ईद के बाद फिर हम करेंगे। लेकिन असल बात जो उस्मान बसरा साहब बड़े शद्दोमत से बातें कर रहे थे, देखिए आटा स्कैंडल, गंदम स्कैंडल इनका, चीनी स्कैंडल यहाँ, भारत से ममनू अद्वियात दरामद करने का स्कैंडल इनका, फिर आप इससे आगे जाएं दवाइयाँ 4-4 गुना महंगी करने का स्कैंडल इनका। ये जो एक स्कैंडल चल रहा है इलेक्शन कमीशन में 7 साल से फॉरेन फंडिंग, जिससे ये जान छुड़ाते चले जा रहे हैं, वहाँ जाते नहीं हैं, और जो भी इनकी मदद कर रहे हैं 7 साल से भाग रहे हैं ये। अब मालम जब्बा स्कैंडल, मेट्रो, पेशावर मेट्रो स्कैंडल, कोई एक स्कैंडल हो। अब तो जनाब जो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन में इन्होंने जो चीनी खरीदी है वो भी स्कैंडल, इमरान खान साहब के अपने स्कैंडल्स, ऑफशोर कंपनियां, वो जो कहते थे जनाब मैं ऑफशोर जिसकी कंपनी हो वो चोर है, फिर कहते हैं मेरी भी ऑफशोर कंपनियां, लेकिन मैंने तो टैक्स चुराया है और मेरा हक है टैक्स चुराना, माशाअल्लाह आपका हक है। तो ये कोई एक स्कैंडल हो ना, आप बात करते हो जी इमरान खान साहब जो है वो करप्शन के, कहाँ कल परसों नहीं, तो ये APC किस पर होगी? 18 को लाहौर में वो एक जुमला सुन, PTI की करप्शन पर होगी, केसेस पर होगी, या महंगाई एजेंडा होगा? एजेंडा क्या होगा APC का? सिस्टम जो है वो नहीं चल रहा। अच्छा, एजेंडा क्या होगा APC का? एजेंडा यही है, देखिए हमारा एजेंडा कोई गैर आईनी नहीं होगा, कोई गैर कानूनी नहीं होगा, जमहूरी होगा। जमहूरियत के अंदर रहते हुए सारी अपोजिशन इकट्ठी होके सड़कों पर आना हुआ अपना पुरअमन तरीके से, तब अदम एतमाद लाने की जरूरत हुई, तब मिड टर्म इलेक्शन की बात पर मुत्तफिक हम तौर पर लेके चलेंगे। भाई वजीर आजम के खिलाफ मैंने एक इम्कान की लेकिन बात की। अच्छा ये खबर भी आई थी ना कि इस बात को तो मुस्तरद कर दिया है मियां नवाज शरीफ ने कि कोई तरीके अदम एतमाद लाने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, मैं तो एक उसूली बातें कर रहा हूँ। चले ठीक है, उसमें फैसला जो है वो यही APC करेगी। जाहिर है, बिल्कुल सही, APC फैसला करेगी। लगाई साहब मैं आपकी परमिशन जरा पहले मुर्तजा से बात कर लूँ। मुर्तजा, क्या कर पाएगी अपोजिशन इस बार? पहले भी हमने देखा था एक धरना हुआ था, JUI ने उसका आगाज़ किया, फिर एक APC हुई, फिर सब बिखर गए। इस दफ़ा वाकई जुड़ जाएगी अपोजिशन और वाकई जो एजेंडा होगा उस पर अमल दरामद भी करना इतना आसान होगा अपोजिशन के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। जिस तरह से हम पहले देखते रहे हैं कि अपोजिशन जो है वो एक पेज पे इकट्ठी हुई और मौलाना फजल रहमान जो थे उनको उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, और 2 दफ़ा मौलाना फजल रहमान ने तमाम अपोजिशन को एक पेज पे इकट्ठा किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त सूरत हाल इस तरह की बनी कि मौलाना अकेले के अकेले रह गए और उन्हें कोई अखलाकी और कोई सियासी सपोर्ट नहीं मिली तमाम सियासी पार्टियों से, जिसकी बिना पे अभी अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो हैं वो इकट्ठी हो रही हैं, तो उनके लिए एक टास्क ये भी होगा कि क्या वो मौलाना फजल रहमान को अपने साथ मिला पाएंगी, और अगर मौलाना फजल रहमान भी उनके साथ आ जाते हैं तो फिर क्या उनका जो एजेंडा है वो क्या है? एजेंडा सियासी तब्दीली है, एजेंडा जो है वो इलेक्शन है नए,
क्योंकि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो बार बार ये बात कह चुके हैं कि मैंडेट चुराया गया है। हाँ, और नए इलेक्शन जो हैं वही इसका हल है। इसी तरह से मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी सोच भी यही है कि मैंडेट चुराया गया था, तो इसलिए उनका भी यही कहना है कि नए इलेक्शंस हों और जो सूरत हाल जैसे है जिस तरह थी 2018 में उस सूरत हाल को वापस लाया जाए। तो क्या तमाम सियासी जमातें उस सूरत हाल को वापस लाने के लिए कोई किरदार अदा करने की पोजीशन में हैं? बाज़ का हम ये देखते हैं कि ऐसे फैसले जिसमें सियासी बसीरत दरकार होती है और वहाँ पे सियासी जमातें जो अपोजिशन की जमातें हैं वो अपना आप दिखा सकती हैं कि वो पॉलिटिक्स में हैं, लेकिन 2-3 फैसले ऐसे बड़े इस पार्लियामेंट में हुए हैं कि वहाँ पे बिल्कुल अपोजिशन ढेर हो चुकी है और इस तरह के फैसले वहाँ पे किए गए कि वो ख़ुद जो हुकूमत में हैं वो भी हैरान रह गए कि कितनी साफ जो शफाफियत के साथ उन्होंने आके वोट भी डाला और उन मामलात की जो है वो हमायत भी की। तो ये इस तरह के सवालात हैं। अवाम के इस वक्त जो बेचैनी है अवाम में, वो ये चाहते हैं कि अपोजिशन जो भी कोई पॉलिसी दे वो एक ऐसी सिमत मुतय्यन करे जिसके जाहिर है अवाम ये सोच रहे हैं ना कि अपोजिशन अपना किरदार अदा कर रही है या करना चाहती भी है, क्या क्या विल क्या है। हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। हसन साहब, आज जो मीटिंग हुई उसमें क्या तय हुआ, क्या मुतालबा क्या होगा, ये APC क्या फैसला करेगी, नए इलेक्शन होंगे, -1 होगा या महंगाई के खिलाफ कोई एहतजाज होगा, क्या एजेंडा होगा APC का? बहुत शुक्रिया मैया, इस चीज़ पे तो इत्तफाक है कि इस हुकूमत के जाने का वक्त आ गया है और जितनी देर ये रहेगी वो एक जो है वो कौम पर भी भारी है और इस मुल्क पर भी भारी है। अब ये सिक्योरिटी रिस्क भी बनते जा रहे हैं जो इन्होंने कुलभूषण को रिलीफ देने के लिए चोरी चोरी रात की तारीकी में एक ऑर्डिनेंस जारी किया है, तो उससे तो अब ये बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त होते जा रहे हैं। तो हसन साहब, ये घर भेजने वाला जो ये फॉर्मूला है, पीपल्स पार्टी ने कभी हिमायत नहीं की इस चीज की। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा तो कैसे होगा? कौन सा फार्मूला? आपने कहा ना अब घर जाना होगा हुकूमत को। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना जी। आज इस बात से भी इत्तेफाक हुआ, उस पे एक कमेटी जो हमारी पहले रेबर कमेटी थी उसको जरा एक्सटेंड किया गया, उसमें तादाद बढ़ाई गई। पहले 2-2 मेंबर थे, अब मेंबर्स उस पर बढ़ा दिए और ईद से पहले इंशाल्लाह ये जो कमेटी है ये एजेंडा भी तय करेगी। अच्छा। आइंदा का लाहे अमल भी तय करेगी, APC का एजेंडा जो है वो तय करेगी। अच्छा। और ईद के फौरन बाद इंशाल्लाह ताला क्या वो सारी मिल बैठ के तो उस पर लाए अमल का ऐलान करेंगे। अच्छा, मैं आती हूँ, मैं चाहूँगी आप साथ रहिए। लगारी साहब, रेबर कमेटी जो कि एकदम से हमने देखा था गैर फाल हो गई थी, अभी हसन साहब कह रहे हैं कि उसको एक्सटेंड किया है, वही एजेंडा तय करेगी, वही आगे का लाए अमल तय करेगी। क्या आपको लग रहा है वाकई ईद के बाद खुद दमादम मस्त कलंदर होने वाला है? एक तो ये कि बहुत से इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर कौन से इशू को ये प्रायोरिटी पर लेते हैं। एक तो हुकूमत के जाने के बारे में इनके तस्वुरात हैं कि जी हुकूमत चली जाए, और हुकूमत जाने के लिए जो आइन के दरमियान आइन के पास जो रास्ता है वही रास्ता अख्तियार किया जाएगा जो माजी की तरह किसी और तरीके को अख्तियार किया जाएगा। इसलिए कि 2 वज़राए आज़म जो हैं वो उस तरीके से नहीं गए हैं जो आइन में दर्ज है, बल्कि उसके लिए एक बड़े इदारे को सामने लाया गया या सामने आया वो, और उसने आकर 2 वज़राए आज़म को यूसुफ रज़ा गिलानी और मियाँ नवाज शरीफ को घर भेजा, जबकि ये अदालती फ़ैसले आइन में नहीं लिखे हुए थे कि अदालती फ़ैसले होंगे और इनसे जो है वज़ीर आज़म चले जाएंगे, या ये कि एक वज़ीर आज़म को बुलाया जाएगा और कहा जाएगा कि जी आपने कंटेम्प्ट किया है चूँकि आपने एक ख़त नहीं लिखा है इसलिए आप घर जाइए, या दूसरे वज़ीर आज़म से कहा जाएगा कि जनाब ये देखें ये चीज़ें हैं, हमने एक रिपोर्ट ले ली, अब आप नाअहल हो गए, अब आप चलें, बाकी मामला तो हम बाद में देखेंगे। जो ये क्या ये इसका आपके पास है सोल्यूशन कि कल कोई और वज़ीर आज़म आएगा तो उसको इस तरह से घर नहीं भेजा जाएगा? क्या इसके बारे में कोई गारंटी है अपोजिशन के पास कि आइंदा के लिए मुस्तकबिल में इस तरह का कोई हादसा ना हो? कोई सबूत के बगैर क्या ये ख़त लिखते अगर यूसुफ रज़ा गिलानी तो ये आइन की खिलाफ वर्जी ना होती? आइन कहता है कि प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी है और हमारे अदालत उज़्मा जो है वो प्रेस कर रही है कि आप ख़त लिखें, तो वो खत लिखकर तो आइन की खिलाफ वर्जी के मर्तकब होते वजीर आजम, उन्होंने खत नहीं लिखा और उस पर वो नाअहल हो गए हैं। दूसरे वजीर आजम पर अभी कुछ ट्रायल नहीं हुआ, मुकदमा नहीं चला, फैसला नहीं आया,
उससे पहले ही वो नाअहल हो गए हैं। तो क्या इस तरह की नाअहलियां अगर ये मुसलसल होती हैं, ये तो एक दूसरा 58B था जो चलता है, तो इसका रास्ता अपोजिशन कैसे रोकेगी? ये पॉइंट हमने बड़ा अच्छा उठाया। अपोजिशन अब इस पे क्या करेगी, मैं दोनों से इसका टेक ले लेती हूँ। हसन साहब, कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाएगा? जो जिस बात पे लगारी साहब बात कर रहे हैं, ज़ाहिर उस पर तो आप लोगों ने हमेशा कहा कि ये तरीक़ा सही है ही नहीं, और हम इसकी मजम्मत करते हैं। अगर ये तरीक़ा नहीं होगा तो फिर क्या तरीक़ा होगा कि हुकूमत को घर भेजा जाए, वज़ीर आज़म को घर भेजा जाए? किस तरह भेजेंगे आप लोग घर? देखें जी, जो तरीका लगारी साहब ने बताया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उससे शुरू से ही इत्तेफाक, हाँ। बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ रहा है कि ये गैर आईनी तरीका है, सही घर भेजा जा रहा है। और हम तो इस बात पे यकीन रखते हैं कि आईनी रास्ता इख्तियार करें। उसके लिए इन हाउस, अगर APC कहती है कि इन हाउस चेंज लाया जाए तो हम उस तरफ जाएंगे। और जहाँ तक ताल्लुक है आपके वो दमादम मस्त कलंदर वाला, वो तो होने ही वाला है। अच्छा, वो तो हर 2 सूरतों में अवाम जो है वो सड़कों पे आने को तैयार है। ये तो पीपल्स पार्टी नून लीग धरने की शदीद मुखालिफ थी, लेकिन अब वो ये सोच रही है कि वो इस हुकूमत को गिराने के लिए खुद एहतजाज करे, सड़कों पर आए और धरना दे, एहतजाज करे। देखें जी, जहाँ तक ताल्लुक है, हालात इस तरह थे कि जिसमें हमने उस वक्त भी धरने की मुखालफत की थी, आज भी हम धरने की पुरअमन एहतजाज मुखालफत पीपल्स पार्टी ने कभी भी नहीं की, बल्कि उन्होंने हमेशा ये कहा है कि ये अवाम का हक है। और जिस तरह अब आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल में 27-28 से कोई रेलवेज वाले भी जो है एहतजाज शुरू कर रहे हैं, PIA भी एहतजाज में जा रही है, और उनकी जितनी CPAs हैं वो सारी एक दूसरे से राब्ते में है। और PIA के पास रेलवेज आए और रेलवेज के पास PIA जाएगी, पॉलिटिकल पार्टीज भी उनमें शामिल होगी। ठीक, तो इस तरह का, यानी कि आप जो ये लोग एहतजाज करेंगे उस एहतजाज में आप लोग शरीक होंगे, बाकी रहबर कमेटी तय करेगी, ऐसा ही है हसन साहब? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। उस्मान साहब, मैं जाती हूँ सिद्दीक साहब की जानिब, लेकिन पहले ज़रा आपसे मैं मौक़िफ़ ले लूँ आपका। अब अगर कोई धरना होता है, एहतजाज होता है, तो आप लोग तो मुखालिफत नहीं करेंगे ना उसकी? अच्छा सुमैया, मैं चाहूंगा कि आप, क्योंकि आपने सबको काफी सुना है और मुझे इस तरह लग रहा है जैसे खुदा न खासा हुकूमत जो है वो इन लोगों के सहारे पे खड़ी हुई है। ये जो 2 साहबान अपनी पार्टी का मौक़िफ़ दे रहे हैं कि खुदा न खासा इनके सहारे हुकूमत खड़ी हुई है और अब इन्होंने फैसला कर लिया कि सहारे पीछे कर लें। देखिए मसला क्या है, अभी फजलुर रहमान साहब को आगे लगा के इन डरपोकों ने, सियासत बड़े जुर्रतमंद लोगों का काम है, बहादुरों का काम है, सियासत डरपोक लोगों का काम नहीं है। इन डरपोकों ने, इन कमजोर लोगों ने, इन किसी के पीछे छुप के सियासत करने वालों ने फजलुर रहमान साहब की सारी मुत्तहिदा अपोजिशन बराए सियासत बदनवानी उनके कंटेनर पे मौजूद थी। राब्ता कमेटियां बनी, ये जो अभी कह रहे हैं फलानी कमेटी बनी, लकी कमेटी बनी, लेकिन उन तमाम कमेटियों के बावजूद हमने कराची से लेके उस नाम नहाद मिलियन मार्च को यहाँ लाने तक इनको फैसिलिटेट किया, इनके रास्ते में इनको पानी पिलाए, इनको रास्ते दिए, कत्तन कोई ब्लॉकेट नहीं की और 7,500-8 हज़ार का मजमा लेके पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें इस कंटेनर पे खड़ी होकर सेल्फियां लेती रही। देखिए आप एक चीज को लिख के रख रहे हैं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तहरीक को पाकिस्तान बनाने की, चलिए इमरान खान की अदलिया को बचाने की और पाकिस्तान में जो मुआशी कज़ाक है उनसे निजात की। जब तक पीछे नजरिया ना हो सुमैया, लिख के रखने, तहरीकें कामयाब नहीं हो सकती। इन बेरोजगारों के यहाँ एक नजरिया है, वो है कि एहतसाब का अमल रोकें और लूट मार पे हर्डल्स को खत्म करें। क्या PTI अपने नजरिए पे अभी तक खड़ी हुई है उस्मान साहब? जी दोबारा कहिएगा। क्या PTI अभी तक अपने नजरिए पे खड़ी हुई है? PTI ही तो अल्हम्दुलिल्लाह वजीर आजम की लीडरशिप के अंदर एहतसाब के नजरिए पे खड़ी हुई है। आप मुझे बताइए, आज वजीर आजम भी कह चुके हैं और हमारा इस पे सिद्ध के दिल से ईमान है, आप 4-5 चोरों को जो लीड कर रहे हैं सारे मामले को, आप उनके किसी से पीछे हट जाए। तो अपने लोगों का एहतसाब क्यों नहीं करती PTI? एहतसाब तो फिर सबके लिए होना चाहिए ना। सुमैया, पाकिस्तान के, देखिए मैं समझता हूं कि हमें टेलीविजन के ऊपर बैठ के जायज बात करनी चाहिए। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ कि वजीर आजम पाकिस्तान की इजाजत से और उनकी इसमें हाँ से
हमारे वुज़रा के ऊपर केसेस बने हैं, और क्योंकि प्रोसेस ऑफ लॉ के रास्ते में मेरा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खड़ा नहीं हुआ, अलीम खान पे केस बना, नैब के अंदर गए, ट्रायल हुआ। अलीम खान एक मिसाल है सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्योंकि अब ज़ाहिर टाइम की कुछ कमी है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो आ गया। अलीम खान साहब, एक ही आप लोगों के पास मिसाल बचे हैं, अभी तक कोई और गिरफ्तारी तो हुई? इस तरह अपोजिशन के लोगों की धड़ाधड़ होती है। सुल्तान हमारे वज़ीर थे, सुल्तान खान। ठीक है, बड़े चोरों पर कब हाथ डालेंगे? हाँ, यही तो सवाल है ना। मालम जब्बा वाले कब पकड़े जाएंगे? बीआरटी वाले कब पकड़े जाएंगे? करप्शन हुई है सर बीआरटी में। आटे वाले कब पकड़े जाएंगे? पेट्रोल वाले कब पकड़े जाएंगे? जी जी बिल्कुल, एक लाइन बोले। जी जी सुमैया एक लाइन। देखिए सर, मैं एक बात कहूंगा, अगर तो बीआरटी देखिए कानून के मुताबिक चलना है, जंगल का कानून तो नहीं बनाना, रिपब्लिक नहीं है, नैब किसी चीज की कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। मेरे भाई हैं सर, उन्हें देना तहकीकात स्टे ऑर्डर क्यों लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से? बस यही मेरा पॉइंट है सर, आपका पॉइंट आ गया। मुझे आगे बढ़ने दें, वक्त की कमी है, मैं सिद्दीक साहब का मौक़िफ़ ले लूँ, फिर दोबारा आ जाऊंगी आपकी जानिब। जी सिद्दीक साहब, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि अभी जो उस्मान बसरा साहब ने कहा वज़ीर आज़म की इजाज़त से मुकदमे बने हैं, और उधर कहते हैं कि नैब आज़ाद है, अदालतें आज़ाद हैं, और यहाँ इनके मुंह से सच निकल गया कि वज़ीर आज़म इजाज़त ना दे तो मुकदमे नहीं बनते। इसका मतलब है वज़ीर आज़म डिक्टेशन भी देते हैं अपोजिशन पर मुकदमे बनाने की। तो ये तो सच जो है ना जी, वो सच का जादू इनके सर पे आज ना चढ़ गया और बोल रहा। दूसरी बात, ये बहुत बातें, जैसे इनके लीडर ने 22 साल नारे लगाए, वादे किए, हत्ता के जमायमा को जो तलाक का मामला था वो भी नवाज शरीफ के हवाले कि जी वो नवाज शरीफ की वजह से ये तलाक हुई है। आज 22 साल के बाद जो 2 साल की हुकूमत हुई, उसमें हर वादे की खिलाफ वर्जी हुई, हर वादे की। कर्जा नहीं लूँगा, लिया। गोली खुदकुशी कर लूँगा, कोई नहीं की। लोटे नहीं लूँगा, लोटे लिए। कि क्या करूँ जी, अब हुकूमत भी तो बनानी है। अब आवाम इतनी मुश्किलात में, आप लोग कितनी बार आए, आप लोगों ने कितनी बार आवाम के लिए एहतजाज किया? सर, आप लोग अपने लिए एहतजाज करते हैं। मैं गुजारिश, वो शहरी जो हैं वो मैं नहीं लूँगा काबीना में, ये लोग ठीक फैसले नहीं कर सकते, वो भी लिए। अच्छा, अब उसके बाद आप आ जाइए कि ये जो PTI दौर की नैब है, इस नैब के चेयरमैन ने यहीं इसी इस्लामाबाद में, ये फासले पे 3 महीने पहले की बात है, सदर अलवी ने उस अपना इंटरनेशनल एंटी करप्शन सेमिनार की सदारत की। उसमें कहा 2 रेफरेंस तैयार हैं, मालम जब्बा का भी और BRT का भी। वो कहाँ गए वो रेफरेंस? अगर नैब वाकई आज़ाद और गैर जानिबदार है और चेयरमैन साहब करप्शन ख़त्म कर रहे हैं, तो वो रेफरेंस कहाँ गए? नहीं है ना। कहाँ गए गंदुम स्कैंडल वाले? और देखें, गंदुम अभी ये 3 महीने हुए नहीं हैं, अभी कह रहे हैं कि जरूरत की गंदम हमने खरीद ली है। पंजाब की हुकूमत तो दावा कर रही है। सर आए ना आप लोग और अभी आटा जो है वो शार्ट हो गया है। एहतजाज करें, आवाम को भी थोड़ा सुकून मिले, तो अपोजिशन वाले उनके साथ हैं। ये जो बात कर रहे हैं, आते हैं सर बाहर। बिल्कुल, मैं अभी ईद उल अज़हा के बाद हम देख लेते हैं आप लोग कितना एहतजाज करेंगे। देखिए, हमने ताउन किया इनके लिए, ऐलान भी किया बार बार कि खुदा के लिए अवाम के मसाइल हल करो, खुदा के लिए आओ, बैठो इक्तिसादी मामलात के लिए, आप हमारे साथ बैठो, कोरोना के लिए बैठो। ये नहीं बैठे। अच्छा, अब सूरत हाल बिल्कुल ये दुरुस्त है कि अगर हम सब मुल्क के मफाद में काम करना चाहते हैं तो फिर तो अपोजिशन को इकट्ठा होना होगा। हाँ। अगर अपोजिशन अब भी इकट्ठी होके कोई लाया है अमल ईद के बाद, जैसा कि मेरे पीपल्स पार्टी के भाई ने भी बताया, आप भी खबरें दे रही हैं, अगर ये अपना इस ईद के बाद मिल के नहीं बैठते तो फिर इसका मतलब ये है कि चलें देख लेते हैं सर मिल के बैठ के आप लोग क्या करते हैं। बिल्कुल ईद के बाद अभी टाइम है ना, अभी रैबर कमेटी ने भी तय करना है। मैं ब्रेक लेते आऊँगी तो कुछ बात करेंगे कि जो मुआविनीन है, मुशीर हैं, उनकी असासों की क्या जो है तफसीलात हैं आपके साथ शेयर करेंगे इस ब्रेक। वेलकम बैक टू द
द शो बहुत सारी हमारे पास बयानात होते हैं जो हम देखते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के माजी के बयानात जो बार बार ज़ाहिर वो दिखाए भी जाते हैं, चलाए भी जाते हैं, इसलिए कि जो वज़ीर-ए-आज़म कहा करते थे वो अब नहीं हो रहा। वज़ीर-ए-आज़म कहते थे कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास दोहरी शरीयत हो और आप फिर वज़ीर भी हों मुल्क के, लेकिन अपने ही वज़ीर, अपने ही मुशीर, अपने ही जो मुआविनीन खुसूसी हैं उनके पास दोहरी शरीयत भी है और असासे भी अरबों के करोड़ों के असासे हैं। तो अब इस पर ज़ाहिर अब क्या कहेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान? अब इस पर अपोजिशन ये मुतालबा कर रही है कि भाई इस्तीफ़े लें आप इनसे। मुर्तज़ा से बात करते हैं। मुर्तज़ा, जो असासे ज़ाहिर किए गए अभी भी इनमें कुछ इबहाम तो मौजूद है, लेकिन फिर भी जो मुशीर हैं, जो मुआविनीन हैं, वो अरबपति करोड़पति हैं, बल्कि इससे ज़्यादा ही असासे हैं। जी बिल्कुल इसी तरह से ही है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो असासे जाहिर किए गए हैं उनके जो अकाउंट्स हैं उनके ऊपर काली स्याही फेर दी गई है, ताकि कोई पब्लिक जो है, जब आप पब्लिक फिगर हैं तो फिर ये चीज़ें चलती हैं, फिर जाना पड़ता है, तमाम अकाउंट्स जो हैं दिखाने पड़ते हैं, वहाँ उसके ऊपर काला मार्कर जो है वो लगा हुआ है, अकाउंट की तफसील वहाँ पर नहीं है। दूसरी बात ये है कि आर्टिकल 62 जो है वो अहलियत के हवाले से बोलता है कि कौन सा शख्स जो है वो मेंबर पार्लियामेंट बन सकता है और मेंबर पार्लियामेंट ही काबीना में बैठ सकता है। जब मेंबर पार्लियामेंट नहीं कोई शख्स बन सकता और दोहरी शरीयत रखते हुए, तो फिर वो काबीना में कैसे बैठ सकता है? वो उन लोगों के मुकाबले में कैसे बैठ सकता है जो वहाँ पे मुंतखब लोग हैं, जिन्होंने बरतानिया में मलका बरतानिया से वफादारी का हलफ उठा रखा है, जिन्होंने अमेरिका में उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का हलफ उठा रखा है और साथ ये कह रखा है कि अगर अमरीकी निज़ाम को बचाने के लिए, अमरीकी हुकूमत को बचाने के लिए उन्हें तलवार भी उठानी पड़े तो वो उठाएंगे। वो पाकिस्तान के किधर से मुखलस होंगे? वो पाकिस्तान की क्या सिक्योरिटी चलाएँगे? कौमी सलामती के मशीर हैं, अमरीका के हैं। ये शहबाज गिल साहब के एहसास काफ़ी वाज़े तौर पर नज़र आए हैं। कल इनका कैरियर शुरू होता है इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। ये कहाँ से पैसे आए हैं? वो तो कह रहे हैं ना ही कोई शरीयत है, ना ही कोई पासपोर्ट है किसी मुल्क का। मेरे पास तो हलफनामा है, मैं तो जमा करवा चुका हूं। ये तो काबीना डिवीजन से पूछें वो कि काबीना डिवीजन ने उनके जो चीज़ें दी हैं मीडिया को और जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं ये उनके मुताबिक है, कुछ ज़राए की खबर नहीं है, काबीना डिवीजन की खबर है। वो अपनी काबीना को वो बताएं कि काबीना डिवीजन को सेक्रेटरी काबीना से बात करें कि वो बता दें कि जी ये असासे उनके नहीं है या वो उस मुल्क की शहरियत नहीं रखते। चले पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड होता है, POC होता है, बाज़ लोग वो बनवा लेते हैं। तो कहा यह जाता है कि जी मैं POC रखता हूँ। तो POC रखने वाला पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड जिसने रखा हुआ है, NIC नहीं है उसके पास, डेफिनेटली उसके पास वहाँ की शहरियत होती है, तभी वो POC बनाता है। फिर जाहिर आप क्या करेगी? बिल्कुल सही है, असासे जो जाहिर किए गए हैं और फिर ये दोहरी शरीयत वाला मामला है, तो हुकूमत अब क्या करेगी? लेकिन मैं आती हूँ उस्मान साहब की जानिब, लेकिन पहले लगाई साहब से बात करूँ। लगाई साहब, दोहरी शरीयत वही 62 की हम बात करें, 62-63 के नाअहल करार दे दिया जाता है। वो लोग जो कि शरीयत उनके पास किसी दूसरे मुल्क की है, वो बैठ के मुल्क के फैसले कर रहे हैं। ऐसे लोग भी काबीना के इजलास में बैठे हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल किया। ऐसा भी होता रहा है और काबीना को डिक्टेशन देते रहे हैं। ये जहांगीर तरीन साहब अपने लंदन रवानगी से पहले तो काबीना के मेंबर के तौर पर हमेशा बैठते थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ इनको नाअहल करार दिया बल्कि उनकी जो रिव्यू थी उसको भी मुस्तरद कर दिया था और कहा था कि ये बिल्कुल अवामी ऑफिस नहीं रख सकते। उसके बावजूद वो काबीना में एक के इजलास में बिठाए जाते थे। उसका तकद्दुस जो है, उसकी आईनी हैसियत जो है वो मशकूक हो जाती है काबीना के उस इजलास की। और ये मामला कभी ना कभी तो जाएगा किसी न किसी इदारे में, या पार्लियामेंट में जाए या अदालत में जाए कि एक ऐसा शख्स एलियन आकर काबीना के इजलास में बैठता है, तो क्या इजलास वो वैलिड रहता है या नहीं रहता है, वो लीगल रहता, आईनी रहता है या नहीं रहता है? ये सवाल आएगा, आज नहीं आएगा तो कल आएगा। ये जो कह रहे हैं कि हम शहरी नहीं हैं, तो उन्होंने क्यों अपना कैबिनेट डिवीजन को अपना डॉक्यूमेंट दिया है और उस पर दस्तखत भी हैं उनके शहबाज गिल साहब के। उसके नीचे उनका ग्रीन कार्ड का वो दिया हुआ है कि इनके पास ग्रीन कार्ड है अमेरिका का, नीचे शहबाज गिल साहब के अपने दस्तखत हैं और स्टम्प भी किया हुआ है उन्होंने और मोहर भी लगाई हुई है। तो उसके बाद आकर कहते हैं कि जनाब हमारा तो कोई वास्ता नहीं है, चाची ग्रीन कार्ड है हमारे पास, तो शहरियत नहीं है। तो जनाब ग्रीन कार्ड आपके पास है। और जो शहरियत वाले हैं वो क्या कर रहे हैं? वो तो जनाब जुल्फी बुखारी साहब कहते हैं इससे कुछ नहीं होता है, सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर, इसलिए कि चोर होते हैं पार्लियामेंट के मेंबर। बाकी जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, 6 सेक्रेटरी फेडरल सेक्रेटरी अगर गैर मुल्की शहरी हैं, आपकी आधी ब्यूरोक्रेसी अगर गैर मुल्की शहरी है,
अगर आपके जजेस में गैर मुल्की शहरी हैं, आपके सिक्योरिटी में अगर गैर मुल्की लोग बैठे हुए हैं, तो फिर आपको किसका हाल उठाकर बैठे हो? तो मलका से वफादारी का हाल उठाकर बैठे हुए हैं। वो अमरीकी आइन से तो छोड़ देना शरीयत, दोहरी शरीयत क्यों है? और फिर अगर है तो फिर हुकूमत में क्यों बैठना है? डिसीजन मेकिंग उनके पास है। पाकिस्तान की डिसीजन मेकिंग उन लोगों के पास है जिन लोगों ने दूसरे मुल्कों से वफादारी का हल्फ उठाया हुआ है। मैं आपका सवाल उठाती हूँ, उस्मान साहब के पास जाती हूँ। उस्मान साहब, ये नून लीग नहीं है, ये पीपल्स पार्टी नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। कहाँ हो रहा है यहाँ पर इंसाफ? सुमैया, मुझे थोड़ा सा मेरा दिल भी दुखा इस बात के ऊपर। मुर्तजा बड़े जबरदस्त कॉरेस्पॉन्डेंट साहब के, मैं सिंपल सवाल करता हूँ, कोई इस पे सियासत नहीं है। जो लोग कानून को भी समझते हैं या जो लोग आम फहम में भी दुनिया की दूसरी शहरियत को अंडरस्टैंड करते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आपके तवज्जुह से मुर्तजा समेत पूरे पाकिस्तान से सवाल करता हूँ। 2 लोगों का नाम बताएं। कल से यहाँ टेलीविजन के ऊपर एक जंग छिड़ी हुई है अल्फाज की और गुफ्तगू की। 2 लोगों का नाम बताएं जो अमेरिका में मुर्तजा भाई से मुल्तमिस हूँ कि 2 ऐसे लोगों का सर डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, आप लोगों ने ही रिलीज किए हैं, या तो कह देंगे सही नहीं है। बजरा साहब, मैं भेज दूंगा आपको उनका ग्रीन कार्ड। सर मैं भी भेज दूंगी आपको, मैं भी भेज दूंगी। देखिए सुमैया, मेरी बात सुन लीजिए ना। जी जी जी। देखिए सुमैया, ग्रीन कार्ड होल्डर होना एक परमिशन है कि आपको किसी वीजे के बगैर किसी मुल्क की एंट्री मिलती है। उसकी वजह ये, मैं तो पढ़ता रहा हूँ ना बात। तो फिर इकामे पर वज़ीर आज़म को क्यों हटाया गया? हाँ, आप लगाड़ी साहब, मैं 1 मिनट सर, मैं तमाम सवालों का लीगल जवाब देके जाऊंगा। देखिए मसला क्या है, मोहित यूसुफ के मुताल्लिक कहा जा रहा है कि वो अमेरिकन नेशनल हैं। अभी सलीम साफी साहब जो एक शोबा सहाफ़त से तल्लुक़ रखते हैं, अभी उन्होंने ट्वीट किया है कि मुझे पता है और ये डॉक्यूमेंट्स हैं, वो वहाँ के शहरी नहीं है बल्कि उन्होंने शहरियत लेने से इनकार किया है। देखिए शहरियत आप तब होते हैं जब आप किसी मुल्क का पासपोर्ट अडॉप्ट करते हैं और अपने मुल्क का सरेंडर करते हैं। ना उन लोगों ने, जिन लोगों का नाम दिया जा रहा है, ना मोहित ने, ना शहबाज गिल ने, मैं उनको चले उन दोनों को छोड़ दें। अब्दुल हफीज शेख साहब नहीं है, जुल्फी बुखारी नहीं है, सानिया निश्तर नहीं है, ये सब लोग नहीं है। आप देखिए, हम अमेरिकन शहरियों की बात करें जिसके ऊपर अभी पिछले 10 मिनट यहाँ पे गुफ्तगू हुई है। ये एक क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन है आपका बोल टेलीविजन, एक बड़ा टेलीविजन शो करते हैं। लगाड़ी साहब एक तरफ बैठे हुए हैं, मुश्ताक दूसरी तरफ मुर्तजा बैठे हुए हैं। हमें चाहिए कि हम वो बात करें जो वजनदार हो। अगर हम नून लीग की तरफ थोड़ी चला रहे हैं। आप मुझे बताइए कि कोई 2 शख्स जिनका नाम दिया गया है, दोनों अमेरिकन शहरी नहीं है। मैं कैटेगोरिकल कह रहा हूँ कि जो अमेरिकन शहरियत की या किसी मुल्क की शहरियत है, उसके ऊपर उनको किसी म्यार आप उनका शहरी नहीं कह सकते। एक बंदा वहां पे जाता है, आप मुझे बताएं, ऐसे बार आज सुबह से ट्वीट कर रहे हैं कि मैं तो कामा इसलिए लिया था कि मैं फलां थिंक टैंक का मेंबर था, वहां जाने के लिए मुझे वीजा। सर कान को इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, एक ही बात है सर, वो वही वाली बात है ना कि आपको अपने लिए वो चीज ठीक लग रही है, दूसरे के लिए ठीक नहीं लग रही। देखिए सुमैया, मैं बड़ी माजरत से कहूं, मैं कानून का तालिब इल्म हूं और हुकूमत को रिप्रेजेंट करता हूं। हमें हुकूमत सारे लोगों ने, जो जितने ये लोग हैं, इन्होंने टैक्स की मद में पाकिस्तान को क्या दिया है, क्या टैक्स फाइलर हैं, कितना टैक्स देते हैं ये लोग, और ये कितना अरसा पहले पाकिस्तान आए हैं और कब पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे। अरबों रुपए का पेट्रोलियम में काम हो रहा है, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स आनी है, लेकिन वहाँ पे बंदा जो बैठा हुआ है वो अमरीकी नेशनलिटी रखता है। मेरे भाई, फिर अगर वो अमेरिका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगा तो वो कहाँ का तहफ़्फ़ुज़ करेगा? आपके ऊपर कैसे एतबार करेगा? अगर आप अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर्स को काबीना में बिठाएंगे तो बिल्कुल उस्मान साहब आप डिफेंड करें, लेकिन सर जो बात जायज है उसका तो साथ दें। इस तरह के मामले आप तो बहुत सेंसिबल हैं और आप तो बड़े तरीके से हर चीज को देखते हैं, आपको इस तरह डिफेंड नहीं करना चाहिए। नहीं सुमैया, देखिए मैं आपको बोलूं, मैं किसी गलत चीज को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो पिछले 2 दिन से आप देखिए, कभी किसी हम जहां पे अच्छा काम हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारे स्पेशल असिस्टेंट हैं या हमारे वुज़रा हैं, मेरी कैबिनेट तमाम लोग अपने साथ से डालें। कभी पाकिस्तान में किसी वज़ीर आज़म ने कहा है, यानी कि ये शुरुआत है आपके सही मानों में एक फलाही रियासत बनने की तरफ के पहले आप अपने आप को जवाबदेह करें। हमें उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। सर जवाब ही तो मांग रहे हैं और आप जवाब नहीं दे रहे। चले मैं ब्रेक लेती हूँ, वापस आके ये बात करूंगी और दोबारा अपने सवाल को बेहतर तरीके से आपके सामने रखूंगी ताकि आप मुझे जवाब दे सकें इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू द शो। वो जो सासों की तफसीलात हैं मेरे पास, वो मैं पढ़ती जा रही हूँ, हैरान होती जा रही हूँ। लेकिन अभी तो हम ज़रा दोहरी शरीयत की जानिब भी हैं, बाकी चीज़ों की जानिब भी मैं आऊँगी। सिद्दीक साहब, ये दोहरी शरीयत वाला जो मामला है, ज़ाहिर है इस पर नून लीग बात कर रही है और ज़ाहिर करनी भी चाहिए। अभी जो आपने उस्मान साहब की गुफ्तगू सुनी है, उस पर क्या मौक़िफ़ है आपका? अच्छे लगते हैं कि कभी कभी मस्ती में इनके मुंह से सच निकल जाता है, तो निकल जाती हो सच्ची बात जिसके मुंह से मस्ती में फ़कीह मसलहत बी से यानी इमरान खान से ये रिंदे बादा खार। अच्छा, इन्होंने बता दिया कि वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से केस बनते हैं। क्या खूबसूरत बात की। अब आ जाइए इस बात पर कि ये कहते हैं जी करप्शन का ख़ात्मा इमरान खान का एजेंडा, PTI का एजेंडा, और सारी करप्शन अब PTI में निकल रही है। एक पे एक स्कैंडल आ रहा है। वही ना कि रांझा रांझा कर दी नहीं, मैं आप पे रांझा हुई। करप्शन करप्शन करते ये मुजस्सम करप्शन बन गए हैं। आप करप्शन जिसको उठाओ करप्शन। इमरान खान ने काला धन 2002 में सफ़ेद कराया और उनकी हमशीरा मोहतरमा ने, वैसे तो इस लिहाज से हमारी भी हमशीरा मोहतरमा है, 2017 में 162 अरब की करप्शन सिलाई की मशीन, वो जनाब अपना काला धन सफ़ेद करा लिया। ये तो इकरारी मुजरिम है, इनका लीडर और इनके लीडर की बहन। अच्छा सिद्दीक साहब, बिल्कुल सही बातें होनी चाहिए और आप लोग अपोजिशन है, बात भी करें और इन पर तनकीद भी करें, लेकिन अगर आपको अमलन कुछ करना है तो आप लोग जाइए नैब के पास और वहां पर मुकदमा दर्ज करवाइए या दीगर अदालतों के दरवाजे खटखटाइए, तो शायद फिर कोई काम बने। सुन लीजिए, अच्छा सुने, बिल्कुल ठीक। अभी आपने मशवरा दिया, आपका मशवरा सर आंखों पर, लेकिन अभी मैंने मेरे मशवरे से चलते हैं। अभी आपकी तवज्जो दिलाई है चेयरमैन नैब साहब की तरफ कि 3 महीने पहले उन्होंने कहा कि जनाब मालम जब्बा और BRT पिशावर के रेफरेंसेस तैयार पड़े हैं, और फिर उन्होंने ये कहा, पहले कहा था कि पहले अपोजिशन का एहतसाब होगा फिर हुकूमत का, फिर कहा नहीं अब 18 महीनों वालों का एहतसाब होगा, फिर कहा वो मैंने बात मजबूरी में कह दी है। तो ये जिस चेयरमैन ने मजबूरी में ये बात कही, उसकी अदालत में और उसके इदारे में हम जो मर्जी ले जाएं, जो जहां से उसको डिक्टेशन मिलेगी, चलें लेके तो जाए ना, थोड़ा तो एतमाद करें, लेके तो जाए ना। ये तो आप भाई कतवाल डर काहे का, चलें लेके तो जाएं, केसेस तो लेके जाए ना, कम से कम आपके पास फिर कुछ कहने को तो होगा। जी हम ये लेकर गए थे, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ ठीक है, पॉइंट टेकन। कहती हैं तो ठीक कहती हैं, सर मैं कहती हूँ आप, सर मैं तो जाहिर सी बात है, मैं तो बस ऐसी बात कह रही हूँ, सवाल है मेरा। वैसे आपने इंटरव्यू करना है अपना चेयरमैन नैब का, मैं लेके जाऊंगा दरखास्त। सर आप लेके जाएं, आप लेके जाएं सर, फिर बिल्कुल बिल्कुल मैं शो करूंगी, आप लेके जाएं। ठीक है, ये हो गया। अब फिर उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। मुर्तज़ा, अभी आपने भी एक चीज़ की निशानदेही करी, मैं भी दोबारा कर दूं। हम दोहरी शरीयत की बात करें, यहाँ पे लाखों के करोड़ों के जो हैं वो असासे हैं जो कि सही से डिक्लेयर ही नहीं किए गए। अगर कोई गाड़ी बताई जा रही है कि जी 82 लाख की गाड़ी है, तो वो मॉडल नंबर क्या है, वो कब खरीदी गई, किसके नाम है, नहीं बताया जा रहा। फिर उसके बाद जो जितने भी असासे हैं उन पर टैक्स अदा किया गया, वही जो आपने बात की, उसकी तफसीलात लेकर ये मुआविनीन मुशीर लेकर सामने नहीं आए। लेकिन उस्मान साहब तो कुछ और ही बात कर रहे हैं और आप कुछ और ही बात कर रहे हैं। अब आवाम बेचारी परेशान हो गई, जरा परेशानी से निकालें उन्हें। देखिए जी, जो बातें उस्मान बसरा साहब ये पार्टी तर्जमान हैं और इनकी मजबूरी भी है कि ये बहुत सारी चीज़ों को ना चाहते हुए भी इनको डिफेंड करना पड़ता है, लेकिन हक़ाइक़ जो हैं वो कभी भी उनको आप किसी भी तरह से गलत साबित नहीं कर सकते। और यहाँ पे जिस हद तक भी मैं बताऊँ आपको कि उनका तो अगर हम एक एक करके बात कर लेते हैं, अगर नदीम बाबर साहब की बात करें तो पेट्रोलियम सेक्टर में उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं। मुझे बताएं कि उनका वेस्टेड इंटरेस्ट उस सेक्टर में होगा या नहीं होगा? ऐसा बंदा तो लग ही नहीं सकता पेट्रोलियम सेक्टर में, कैसे आप लगा सकते हैं? फिर एक इशरत अब्बास साहब है, इशरत साहब है, गवर्नर साबिक गवर्नर हैं, उन्होंने नई इस्लाहात जो हैं ब्यूरोक्रेसी में लाने के लिए उन्होंने बड़े बड़े जो हैं वो ढांचा जाती इस्लाहात के बड़े बड़े मंसूबे बनाए हैं और फाइलें कि इनकी जो मुलाजमीन हैं इनकी तनख्वाहें कम कर दें, इनकी मुद्दत रिटायरमेंट जो है वो कम कर दें, इनको जो पेंशन मिले वो ना दी जाए। वो इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अपने भाई के लिए कहीं एक जगह मेंबर की तैनाती के लिए वहाँ वो सिफारिश कर रहे हैं, किसी को कह रहे हैं कि मेरे भाई को यहाँ पे लगाया जाए। इस तरह से बाकी लोग जो हैं उनको आप एजुकेशनल क्राइटेरिया के एतबार से एक एक बंदा देख लें
और उसके बाद फिर अगर आप जुल्फ़ी बुखारी साहब की बात करते हैं तो मैं आपको जनरल शाह जी साहब की किताब है, उससे पहले भी एक जनरल साहब की किताब लिखी है, उसमें कहीं रेफरेंस है इनके हवाले से। कोई पढ़ा लिखा बंदा अगर देख सके तो वो बसरा साहब आप भी पढ़ लें कि वो पैरे ऐसे हैं कि वो बाकायदा तौर पे बताते हैं कि क्या उसमें लिखा हुआ है और क्या ये करते हैं। अच्छा, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, ज़ाहिर है गुफ्तगू तो हमारी ख़त्म नहीं हुई और सवाल और जवाब भी रह गए हैं, तो बसर साहब फिर इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपसे दोबारा से पूछूंगी। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, हम चीज़ें आपके सामने रखते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको हक़ाइक़ बता सकें और जवाब जो भी रेलिवेंट हैं उनसे ले सकें, लेकिन अगर कुछ चीज़ें सामने नहीं आती तो उसमें हमारा हरगिज़ कोई कसूर नहीं है। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।